नमस्कार साथियों, साधना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज टॉपिक देखते हैं संघीय विधायिका द यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसद को। हालांकि पिछले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की वीडियोस में भी हम लोग संसद के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज सेपरेट संसद के बारे में देखते हैं कि क्या स्थिति है इसकी संविधान में। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन तीनों को मिला दें तो संसद कहलाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि इसका जो वर्णन है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका वर्णन 79 से 122 तक किया गया है। अनुच्छेद 79 जो है ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, जैसा कि अभी बताया था आप लोगों को कि एक संसद में 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिन्हें क्रम से राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा निम्न सदन, जिसको कि इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसद 3 पार्ट, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। नेक्स्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, जिसे संविधान द्वारा संसद नाम दिया गया है। ठीक है, और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसे संसद नाम दिया गया। द्विसदन से पता चल ही रहा होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं लोअर हाउस को, हाउस ऑफ द पीपुल यानी कि लोकसभा को। देखिए आर्टिकल 81 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो आर्टिकल में मेंशन कर रहा हूँ इनको जरूर याद कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चन भी रहते हैं। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा के गठन की बात करें तो आर्टिकल 81 में है, और इसके तहत लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 500 निश्चित की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं मेन संविधान की। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि 545 सदस्य संख्या इसकी कब की गई? 31 में अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 31 अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा फिर ये निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, टर्म पे ध्यान देंगे, 552 हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी संख्या हम 552 कर सकते हैं। ठीक है ना, यह ध्यान रखेंगे, ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि करेंगे, इसीलिए इसमें शब्द आया कि 552 हो सकती है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 13 सदस्य यूटी से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में, ध्यान देंगे इस बात को कि 530 सदस्य राज्यों से चुने जा रहे हैं लोकसभा के, 13 आपके यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या 545 और 2026 तक यही रहेगा सदस्यों की संख्या का 545। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 2045 तक भी 2026 तक सदस्यों की संख्या 545 ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वोट डालने जाते भी होंगे, तो ये वही प्रोसेस है, वही वाली बात लिखी हुई है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की कि पहले वयस्क होने की जो आयु थी वो थी आपकी 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स का जो व्यक्ति हो जाता था वो वोट देता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 61वें अमेंडमेंट द्वारा जो वयस्क होने की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये 61 अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहले वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष, 61वें अमेंडमेंट द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं अब मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लोकसभा के। इसका वर्णन आर्टिकल 84 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले भारत का नागरिक हो, कॉमन सी बात है। दूसरा आयु
25 वर्ष। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। और ऐसी अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं मेंबर्स की, कि कब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उसका, कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 इनमें दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ लिख दिए हैं, देखेंगे। पहले, यदि लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, लाभ का पद क्या होता है पिछले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनको देख सकते हैं आप, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपके। दूसरा, अनसाउंड माइंड ना हो, यानी कि पागल नहीं हो। ठीक है, विकृत चित्त ना हो, अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त, या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक ना हो, यदि दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी राजस्थान में मामला चल रहा है, आप लोगों ने नज़र भी रखी होगी उस पर, सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है कि उनकी अयोग्यता खत्म कराने की बात चल रही है दल बदल कानून के तहत ही। ठीक है, और उनको नोटिस भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे भी है कि जो इस केंद्र में वो है, बस अंतर इतना है कि यहाँ विधानसभा में होगा वो काम एमएलए के स्तर पे, और वहाँ पे एमपी बैठते हैं, तो वो काम वहाँ पे संसद में, लोकसभा में उस स्तर से होगा। ठीक है, प्रोसेस सेम है। तो इसलिए मैंने आपको राजस्थान का उदाहरण दिया था अभी समझने के लिए। तो दल बदल संबंधी जो भी प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, 10वीं अनुसूची में जोड़े गए थे, और अमेंडमेंट था ये 52, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर अयोग्य घोषित किया गया हो, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। काफ़ी डिटेल्ड है ये, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट, संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता अपनी इच्छा से छोड़ दें। ठीक है, ये भी एक इसके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण हो सकता है। कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो ये भी एक कारण है। लाभ का पद धारण करता हो आदि। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, तो ये सब निर्धारित करती हैं कि कब मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक काम करता है या ऐसा कोई काम उसके साथ होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी संसद सदस्य के निर्हरता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब बात आती है ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है कि इसका विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? वो इस मामले को निर्वाचन आयोग के पास भेजेगा। निर्वाचन आयोग फिर जो भी राय देगा उसके आधार पर राष्ट्रपति अपना काम करेगा। ठीक है, अब कार्यकाल की बात आती है। लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो मोस्टली देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, सब लोगों को पता होगी आप लोगों को। लेकिन राष्ट्रपति समय से पहले भी इसको भंग कर सकता है। कब करेगा? जब मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह दे उसको। तो यहाँ प्रधानमंत्री लिख दिया है मैंने, बात एक ही है, मंत्रिपरिषद बोला या प्रधानमंत्री बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री ही ऐसी सलाह देगा क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, दूसरा लोकसभा कार्यकाल। आपातकाल में, आपातकाल लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे कि आपातकाल अगर लागू होगा, इमरजेंसी, तो संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ऐसी वृद्धि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए होगी। अगर दोबारा करनी होगी तो फिर 1 वर्ष के लिए होगी, यानी 1-1 वर्ष करके इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, एक स्पीकर अध्यक्ष और दूसरा डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। ठीक है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये कैसे क्या होता है देखते हैं। पहली बैठक में जब लोकसभा का गठन होता है तो उनकी जो पहली बैठक होती है उसी में अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इससे पहले भी अगर वो अपने पद को छोड़ना चाहें तो एक दूसरे को अपना त्यागपत्र वो दे सकते हैं। एक दूसरे से मतलब मेरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा इनको लोकसभा के तत्कालीन, है ना, लोकसभा जो उपस्थित सदस्य हैं उस समय तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हटाना है तो जो टोटल सदस्य हैं उसके जो, और उस समय तत्कालीन जिस समय प्रस्ताव पास किया जा रहा है उस समय जो भी उपस्थित हैं उनके बहुमत से एक संकल्प पारित करके भी इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि इस संकल्प की सूचना, जब उसको हटाने का संकल्प अगर रखा जाएगा तो उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को कम से कम 14 दिन पहले आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मेरा मतलब है जो भी सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं या संकल्प लेके आ रहे हैं उनको, ठीक है, 14 दिन पहले इसकी सूचना
देनी होगी। ये पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं इसके, क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन होते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सबसे इसका प्रमुख काम तो यही है, ठीक है। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्थगित शब्द याद रखेंगे, क्योंकि आहूत और सत्रावसान की बात आई थी, तो राष्ट्रपति भी आपके पास पावर्स हैं उसको करने की। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है। तीसरा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी साधारण विधेयक पे अगर कोई वाद विवाद हो जाता है लोकसभा राज्यसभा के बीच, तो उनको संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है और ये राष्ट्रपति बुलाता है, तो अध्यक्षता इसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत देता है, ठीक है, कास्टिंग वोट देता है। बराबर मत मतलब किसी विधेयक पर जब वोटिंग होती है संसद में, तो उस समय जो भी वोट दिए जाते हैं, तो वोट या तो 50% + 1 हो, तभी वो विधेयक पास होगा। अगर 50% यस में और 50% नो में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, चाहे वो किसी भी तरफ दे। नेक्स्ट, अब लोकसभा की कुछ विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं कि लोकसभा की कुछ शक्तियाँ हैं, पावर्स एंड फंक्शंस। तो उसमें सबसे पहले विधायी शक्तियाँ। विधायी से नाम समझ में आ रहा होगा, विधान बनाने की शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति जिसके द्वारा विधान बनाया जाए, ठीक है। इसमें देखते हैं, यदि कोई विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया है, जैसे कि लिखा गया, मान लो कोई विधेयक लोकसभा में ना आके सबसे पहले उसको राज्यसभा से पारित किया गया है, तो उस विधेयक को लोकसभा में भी पारित होना जरूरी है, क्योंकि ये आप सब लोगों को पता होगा कि कानून बनने के लिए दोनों सदनों की अनुमति प्लस उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तब वो विधेयक कानून बन जाता है, बिल बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वही वाली बात लिखी है, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पहले पारित किया जाता है, तो उस विधेयक को लोकसभा में भी पारित होना बहुत जरूरी होता है। यदि साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में कोई गतिरोध पैदा हो जाता है, ठीक है ना, आपस में, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्या करेगा, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला लेगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसमें साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। ये विशेष बात याद रखेंगे कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी और कोई उसमें अगर प्रस्ताव पास किया जाएगा, तो वो साधारण बहुमत से होगा केवल, ठीक है, ना विशेष बहुमत से होगा, ना तो 2/3 प्लस विशेष से होगा, केवल साधारण बहुमत से होगा। इस प्रकार देखा जाए तो कानून बनाने में लोकसभा राज्यसभा से अधिक मजबूत है, ठीक है। क्यों मजबूत है, क्योंकि बिना लोकसभा के कानून नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है कि लोकसभा का कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। इसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद जो है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कि अगर किसी एक लोकसभा के सदस्य को अगर इस्तीफा देना पड़ा या अपना पद त्यागना पड़ा, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद त्यागना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास हासिल हो। अभी विश्वास हासिल का मतलब है अगर एक सदस्य अभी कम हो जाएगा तो विश्वास हासिल नहीं रहेगा, तो इसलिए मंत्रिपरिषद को पूरे को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अगर लोकसभा का विश्वास हासिल हो, यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेके आता है। जैसे इस समय राजस्थान की स्थिति चल रही है कि अशोक गहलोत की सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए बोल दिया गया, यानी कि विश्वास कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, ये लेके आएंगे जो विपक्षी पार्टी वाले हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो भाजपा, अभी केंद्र में लाना हो तो कांग्रेस प्लस उसके सहयोगी दल, ये सब लेके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सरकार को ये बात विश्वास प्रस्ताव में बतानी होती है कि हमारे पास पूरा बहुमत है सरकार चलाने के लिए और हम सरकार चलाने में सक्षम है, तो यही विश्वास हासिल करना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या होती है, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक वित्तीय शक्ति होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे भी आएगा राज्यसभा में कि राज्यसभा के पास कम होती है। अब क्यों, इसमें देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में, क्योंकि ये प्रमुख विधेयक होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। इसके बारे में अभी थोड़ा मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी भी निर्णय
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा था। तो इससे भी पता चलता है कि लोकसभा इस मामले में काफ़ी पावरफुल है और इसको लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। यह विधेयक, पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन दोनों सदनों में पास होना इसका जरूरी है। और संविधान संशोधन विधेयक है जो ये 2/3 मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से पारित करवाया जाता है, उसी से पास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आगे लिखा भी है कि ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात विशेष याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पे लोकसभा की शक्ति जैसी राज्यसभा के पास है वैसी लोकसभा के पास भी है कि दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये था लोकसभा। अब देखते हैं आगे राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये उच्च सदन होता है, सबसे पहले बात तो ये सदन, ठीक है ना, इसमें नाम से पता चल रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की काउंसिल होती है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक आपके केवल 250 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के, पूछे जाते हैं और अदर कंपटीशन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। 250 सदस्य होते हैं इसमें। अब कैसे कैसे चुने जाते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि 238 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे और संघ शासित प्रदेशों से, यूटीज से 12 सदस्य, 238 राज्यों व यूटीज से, ठीक है ना, अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान इन क्षेत्रों में महारत हासिल किए होते हैं उनमें से। जैसे कि अभी लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले रेखा, सचिन तेंदुलकर, इनको चुना गया था क्योंकि विशेष क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है, इसलिए। तो अब ये वर्तमान में अगर हम इनकी सदस्य संख्या देखें तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है राज्यसभा के सदस्यों की। इसमें से अब कैसे कैसे, यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था लास्ट ईयर, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। 229 सदस्य राज्यों द्वारा, ठीक है। अब 245 को कैसे कैसे बांटा है वो देखते हैं। 229 राज्यों से चुने जाते हैं, 3 सदस्य दिल्ली से, यानी दिल्ली यूटी से, और 1 पुदुचेरी से, ये भी यूनियन टेरिटरी है, तो 3 सदस्य दिल्ली से, 1 हो गया आपका पुदुचेरी से, और 12 सदस्य जो किसी विशेष क्षेत्र में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि में महारत हासिल रखते हैं, तो 12 सदस्य वहाँ से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर रहा था, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया आपका कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका इलेक्शन कैसे होता है मेंबर्स के, इनके राज्यसभा का। लोकसभा का तो हमने देख लिया था कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और वयस्क मताधिकार द्वारा हो रहा था। इसमें अलग तरह से होता है, इसमें जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान देंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, और चुनाव जो इनका है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हो रहा था, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी आप बुक लें तो उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि अनुसूची 4 में, तो यहाँ से किस किस राज्य की कितनी कितनी सीटें अलॉट की गई हैं राज्यसभा में, तो इनको आप लोग याद कर लें, वहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। कैसे होता है फिर, तो जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या का आधार अभी हमारे यहाँ हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, 1971 को लिया गया है, और ये 2026 तक, ठीक है, 2026 तक यही आधार रहेगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के लिए भी हम लोगों ने देखा था 25 साल थी। कार्यकाल देखते हैं, तो पहली बात तो यहाँ ये समझ लीजिए कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी ना विघटन किया जा सकता है, ना ये भंग होता है, ठीक है, कभी भी। लेकिन फिर कैसे चलता है, तो इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष, ध्यान रखेंगे, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है, अपने आप। और इनकी जगह पे जितने ये सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य, इतने ही दोबारा फिर चुन लिए जाते हैं। तो इस तरह प्रत्येक सदस्य 6 साल का कार्यकाल भी पूरा करता है अपना, और रिटायर्ड भी होते रहते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद। तो राज्यसभा का अगर कोई कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, कभी इसका विघटन नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त इसके होते रहते हैं। इसके अधिकारी को देखते हैं, इसमें एक आपका चेयरमैन, एक डेप्टी चेयरमैन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सभापति और उपसभापति। अब सबसे पहले देखते हैं
इनके अधिकारियों को। तो सबसे पहले सभापति, तो उपराष्ट्रपति जो भी भारत का होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो तो 6 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। वो इसलिए 5 वर्ष का है क्योंकि सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति है, ना कि वो सभापति के रूप में चुना जा रहा है। वो चुना जा रहा है आपका उपराष्ट्रपति के रूप में, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुन लिया जाता है जिसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष के लिए। इसका 6 वर्ष का क्यों होता है? क्योंकि उपसभापति सदस्यों के बीच में से चुना जा रहा है और वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, इसके पहले भी ये लोग त्यागपत्र देके अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो सभापति अपना त्यागपत्र ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है लोकसभा की तरह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्यों देता है? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये राष्ट्रपति में भी उपराष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। या इस बात को ऐसे पूछें कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन उपसभापति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो वो सभापति को सौंपता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे। सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर आपको पीछे लोकसभा में मिल जाएगा कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है सब कुछ। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी नहीं कर सकता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, क्योंकि ये दोनों काम, ये पूरा जो पॉइंट है, ये अधिकार आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ना कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पास है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मुझे एक कमेंट में लिख के बताएंगे कि इस समय राज्यसभा का सभापति कौन है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे अब इसके फंक्शंस और पावर्स देख लेते हैं राज्यसभा के। सबसे पहले विधायी शक्तियाँ, तो लोकसभा की तरह ये भी कानून का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, या कुछ विधेयक ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रखे जा सकते हैं। तो गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में, जो गैर वित्तीय विधेयक हैं उनके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ठीक है ना, लेकिन व्यवहार में, अगर हम व्यवहार की बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सब लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, ये व्यवहार की बात है। ये बात आपको लोगों को पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले ही बता चुका था कि पॉलिटी में हमेशा 2 पक्ष चलते हैं, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो इन दोनों पक्षों को हम लोग जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो दोनों बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम सैद्धांतिक बात करें तो गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन व्यवहार में देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सब लोकसभा में ही रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। ये बात हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि धन विधेयक का जब मामला आएगा तो ये स्थिति चेंज हो जाएगी। लेकिन विधेयक को खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा अगर तुरंत उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है केवल, लेकिन विधेयक को खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं वित्तीय शक्तियों पे इसकी, राज्यसभा की। तो वित्तीय शक्तियाँ हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ना के बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकसभा की तुलना में बहुत कमज़ोर है। क्योंकि राज्यसभा में जब धन विधेयक पेश होके जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा के पास ना के बराबर हैं या लोकसभा की तुलना में काफ़ी कम है। संविधान संशोधन शक्ति की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा के समान है, क्योंकि ये हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा था कि दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी से पास होना है, इसका जरूरी है। आपातकालीन संबंधी शक्ति देखते हैं, तो आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति भी दोनों सदनों द्वारा होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये लोकसभा के समान है। विशेषाधिकार की बात करते हैं अब राज्यसभा की, तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि 3 सूचियाँ होती हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, या थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची नाम से ही पता चल रहा है कि संघ सूची के पे जो भी विषय होंगे उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची
यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें राज्य भी बनाता है कानून और केंद्र भी बनाता है। और एक तीसरी सूची आपकी राज्य सूची, यानी जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है, स्लाइड में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा को अगर प्रतीत हो कि राज्य सूची यानी ऐसी सूची जिस पे कानून राज्य बनाता है, उसमें उल्लिखित कोई विषय अगर राज्यसभा को ऐसा प्रतीत होता है कि वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह उस विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से संस्तुति कर सकती है और संसद उस पर कानून बना देता है। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 249 में। दूसरी इसकी एक और शक्ति है कि अगर राज्यसभा को ऐसा महसूस होता है कि देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जाए, तो वो भी अधिकार राज्यसभा के पास है। सबसे पहले वो प्रस्ताव राज्यसभा से ही 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाएगा और उसके बाद संसद उस पर कानून या नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर देगी। और ये वाली बात आर्टिकल 312 यानी 312 में कही गई है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, अब संसद की विधायी प्रक्रिया पे आते हैं कि संसद में किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, तो यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद का सबसे प्रमुख जो कार्य है वो हम लोगों को पता ही है कि कानून का निर्माण करना है। और कानून निर्माण में संसद के तीनों अंग से फिर वही मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यानी तीनों अंग भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि विधि निर्माण में सबसे पहले प्रस्ताव संसद में विधेयक के रूप में लाया जाता है। यानी सबसे पहले विधेयक रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, वहाँ से पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो वो कानून का रूप ले लेगा विधेयक, यानी फिर वो बिल बन जाएगा। ठीक है, तो विधेयक को हम यहाँ पे देखते हैं 2 वर्गों में बांट सकते हैं। विधेयक को हम यहाँ पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सरकारी विधेयक और दूसरा आपका गैर सरकारी विधेयक। अब सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं? तो सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो कि किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मंत्री द्वारा। और गैर सरकारी जो कोई भी सदस्य पेश कर दे यानी कि मंत्री ना हो, तो वो गैर सरकारी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रक्रिया की बात करें कि प्रक्रिया के आधार पर तो विधेयकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। पहला, साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया। तो साधारण विधेयक की प्रक्रिया कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहले तो ये साधारण विधेयक किसी भी मंत्री या किसी भी संसद सदस्य यानी कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक दोनों रूपों में रखा जा सकता है। ठीक है, और सबसे पहले इस विधेयक पर फिर वाचन किए जाते हैं और वाचन 3 होते हैं। ठीक है, वाचन 3 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 वाचन किए जाते हैं। तो अब इन वाचनों में होता क्या है? वाचन का मतलब रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, किसे कहते हैं। इसमें विधेयक को सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, विधेयक को सदन में पेश कर दिया, कोई वाद विवाद नहीं होता। यदि सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं तो फिर विधेयक को सरकारी गजट में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले वाचन में क्या होगा? विधेयक को सदन में पेश किया, कोई वाद विवाद नहीं है, और अगर बहुमत से इसको विधेयक को समर्थन मिल जाता है तो ये सरकारी गजट में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सरकारी गजट में पेश कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा वाचन देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें विधेयक के मूल सिद्धांतों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, यानी उसका जो मूल सिद्धांत है विधेयक का किस बारे में, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। विधेयक के पास होने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही है, क्योंकि इसी में देखा जाता है कि विधेयक किससे संबंधित है, क्या क्या बातें इसमें नहीं है या क्या क्या और बातें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड रीडिंग देखते हैं, तीसरा वाचन। इसमें केवल विधेयक के मूल सिद्धांतों पर दोबारा बहस होती है और भाषा से संबंधित संशोधन यहाँ पर किए जाते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भाषा से संबंधित संशोधन किस वाचन में किए जाते हैं, तो ये थर्ड रीडिंग में किए जाते हैं, तीसरे वाचन में किए जाते हैं। तो ये एक सदन की प्रक्रिया थी। इस तरह से एक सदन में विधेयक पास हो जाता है और इसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और दूसरे सदन में भी सेम यही प्रक्रिया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन, यही सब क्रियाएं दोहराई जाती हैं। और दूसरे सदन में भी जब ये सब क्रियाएं होने के बाद विधेयक पे वहाँ वोटिंग होती है, उसके बाद पास कर दिया जाता है, तो उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये कानून बन जाता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। सिंपल है काफ़ी ये भी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि धन विधेयक को परिभाषित जो किया गया है, ये किया गया है आपके आर्टिकल 110 में।
तो 110 में परिभाषा दी गई है। अगर आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या परिभाषा है। तो 110 में परिभाषा दी गई है, लेकिन इसको पारित करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 109 में है, 109 में है, ठीक है। और इसकी जो पारित करने की प्रक्रिया है वो साधारण विधेयक से, जो कि अभी हमने देखी, उससे काफ़ी अलग होती है। कैसे अलग होती है तो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब ध्यान रखेंगे। बिना राष्ट्रपति की सहमति के इसको पेश नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। दूसरा, लोकसभा से पास होने के बाद फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है ना, जो कि हमने अभी पीछे भी देखा था कि दोनों सदनों में इसको भेजा जाता है। अब बात आती है कि अब राज्यसभा क्या करेगी, तो देखते हैं। राज्यसभा का धन विधेयक पर अधिकार जो है वो ना के बराबर है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अत्यंत सीमित है। क्यों सीमित है? जब लोकसभा अपने यहाँ से पास करके भेजती है तो ये इसमें ना तो कोई संशोधन कर सकती है, ठीक है, पहली बात तो सिर्फ सिफारिश कर सकती है। अब सिफारिश तो ऐसा होता है कि अब लोकसभा के पास ने सिफारिश की, अब लोकसभा उस सिफारिश को माने या ना माने, ठीक है, तो ये सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और सिफारिश करके राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास भेजती है वापस, यानी वापस उसको लौटाना होता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो वो सिफारिश सहित लौटाल दे या बिना सिफारिश के लौटाल दे 14 दिन के अंदर, ये टाइम याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर स्थिति ये होती है कि जिस रूप में लोकसभा ने धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा था, तो 14 दिन के बाद धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 14 दिन के अंदर उसको लौटाना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। किस रूप में? जैसा कि लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, जब राज्यसभा से भी ये पास हो गया तो उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसके साइन के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ थीं। जब राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है तो या तो वो उस पर हस्ताक्षर कर देगा, या पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, या फिर उसको अपने पास रखा रहेगा। तो लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये परिस्थितियां लागू नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इस पर राष्ट्रपति पहले ही अनुमति देता है पेश करने के लिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पूर्वानुमति से ही इसको लोकसभा में रखा जाता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, वित्त विधेयक की प्रक्रिया। वित्त विधेयक की जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल 117 में दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग नोट कर सकते हैं इस बात को। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। अब ये कैसे पेश होता है? सामान्यतः वित्त विधेयक या यह विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के, ठीक है ना, वार्षिक बजट यानी कि हम लोगों को पता है जो हर साल बजट आता है, तो वो उसके पेश किए जाने के तुरंत बाद, और फिर ये भी कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जब आर्टिकल 117 पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 तरह के वित्त विधेयक मिलेंगे। एक वित्त विधेयक वो होंगे जो एज ए धन विधेयक की तरह से पास किए जाएंगे, क्योंकि वो वित्त विधेयक आर्टिकल 110 वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वाली बात कहते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। इसको तुरंत मतदान के लिए रखा जाता है, और इसे पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए, और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए 75 दिनों के अंदर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 117 में अलग से जो वित्त विधेयक दिए गए हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 117 के 2 और 3 में हैं, ठीक है, उनको ध्यान में एक बार देख लेंगे बुक में से। तो ये वो वाली बात यहाँ पे जो भी बताई थी वो लिखी भी हुई है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है, लेकिन कुछ वित्त विधेयक ऐसे होते हैं जो आर्टिकल 110 की कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, तो वो धन विधेयक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी बात लिखी हुई है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है आप आज का संविधान संशोधन विधेयक। अब ये क्या? यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में
हम लोगों ने अभी ये पहले भी देखा था जब शक्तियाँ पढ़ रहे थे, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा साधारण और विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अब देखिए, जब संविधान संशोधन टॉपिक मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से संविधान संशोधन विधेयक हैं जो साधारण बहुमत द्वारा पास किए जा सकते हैं, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं वो कौन कौन से हैं जो विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं। ये लोग हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी आप यहाँ इतना ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों तरह से, साधारण से और विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं और किए जाते भी हैं। ठीक है, जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं तो उसके बाद वही वाला प्रोसेस के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा, संविधान संशोधन विधेयक आपका लागू हो जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि 61वें अमेंडमेंट द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना, 52 में संविधान संशोधन द्वारा आपका दल बदल कानून को जोड़ दिया गया। तो ये सब वही संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। तो मुझे कमेंट में मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, और अगर आप लोगों के कोई और सुझाव हो वीडियो अच्छा बनाने के लिए तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए, आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।